नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से क्लास 12 तक के सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। कल हमने बात की थी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की, इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक रिव्यू ले लेते हैं। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। आप लोगों को ध्यान होगा, जिस चीज को हम ऐड करते हैं वो अक्सर कम क्वांटिटी में होती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें ऐड करते हैं जो अधिकतर लार्ज क्वांटिटी में होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ये दोनों के दोनों मिलकर सोल्यूशन बना लेते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन और एक होता है हमारा हेटेरोजीनियस सोल्यूशन। आप लोगों को ध्यान होगा, होमोजीनियस का मतलब जिसमें क्या सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट में डालने के बाद पता ही ना चले, जैसे नमक इन वाटर, आप उसको मिक्स कर दीजिए आपको पता ही नहीं चलेगा। हेट्रोजेनस का मतलब जहां पर आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स साफ साफ नजर आते हैं वो आपका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होता है। जैसे कि चॉक डस्ट को अगर आप पानी में डाल देते हो तो वो हेट्रोजेनस है। हालांकि हम इसको सस्पेंशन के अंडर और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, क्लियर, चॉक इन वाटर को। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर, जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ऑलराइट, अच्छा, ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता क्या है? अभी आज जब हमने क्लास स्टार्ट किया तो हम लोगों ने बोला कि जो भी सोल्यूशन होता है वो दो हिस्सों से मिलके बना होता है। कौन कौन सा? सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट मतलब जो हम डालते हैं, जैसे कि सॉल्ट, और सॉल्वेंट जिसमें हम डालते हैं, जैसे कि वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? बच्चों, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि कितना हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला है, उसकी मात्रा डिसाइड करती है कि कंसंट्रेशन लेवल उस सोल्यूशन का क्या है। थोड़ा सा ध्यान से इसको विस्तार में समझते हैं। हम जो सोल्यूशंस होते हैं ना, उसको डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के फॉर्म में पहले पढ़ेंगे। आप इन दो चीजों पे कंसंट्रेट कीजिए, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें चुटकी भर नमक डाल दिया, क्लियर? तो इसका मतलब सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है। पानी में सॉल्यूट की क्वांटिटी, जो यहाँ पर सॉल्ट है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ऐसा सॉल्यूशन कहलाया जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहीं अगर आप एक गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाल दीजिए या 2.5 चम्मच नमक डाल दीजिए, क्लियर, तो इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है। इसका मतलब वो सॉल्यूशन हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अगर सॉल्यूट की मात्रा कम होती है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। इसमें एक और बात आप याद रखिएगा कि हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। होमोजेनस हेट्रोजेनस तो हमने पढ़ा था, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। एक और तरीका कंसंट्रेशन के बेसिस पे बताती हूँ। एक होता है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप क्या करते हो? आपने एक गिलास पानी लिया, ये मैं महज एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए। आप एक गिलास पानी लीजिए, ओके, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, उसको मिला दीजिए, अच्छे से मिल गया। दूसरा चम्मच डालिए, वो भी मिला दीजिए, वो भी अच्छे से मिल गया। जब आप तीसरा चम्मच नमक डालेंगे गिलास पानी में तो हो सकता है कि उस तीसरे चम्मच का आधा अमाउंट, यानी कि आधी चम्मच तो घुल गया है और बाकी का आधा जो है वो नीचे सतह पे ही रह गया है। क्लियर? अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आता है। ये लिया आपने एक गिलास पानी, क्लियर? आप जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, पानी मतलब लिक्विड, और लिक्विड मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। क्लियर? ये स्पेस है ना पार्टिकल्स के बीच में। बच्चों, इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा, जो हम बॉक्स बना रहे हैं ये स्पेस है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यही स्पेस ये है। क्लियर? आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, सॉल्ट, तो सॉल्ट के जितने भी पार्टिकल्स है ना वो सारे के सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स, ये जो गैप है
लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, इनमें अपना जगह बना लेंगे। क्लियर? धीरे 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 लिक्विड के बीच का ये जो स्पेस है ना, ये पूरा भर जाएगा, और जब ये स्पेस भर जाएगा तो सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि आपका सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड का मतलब जब और ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए तो आप सॉल्यूशन को बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड हो गया है। क्लियर? हालांकि इसका सैचुरेशन वेरी भी कर सकता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, वो हम चैप्टर के अगले वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए, जैसे हम लोगों ने बोला पहली चम्मच पूरा घुल गया, दूसरी चम्मच पूरा घुल गया, तीसरी चम्मच का आधा चम्मच घुल गया और आधा रह गया, इसका मतलब और ज़्यादा सॉल्यूट पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब अनसैचुरेटेड आप समझ ही गए होंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अभी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। पीछे चलते हैं वापस, फिर से एक गिलास पानी लेते हैं, एक चम्मच नमक डालते हैं। क्लियर? और उस एक चम्मच नमक वाले पानी को हम छोड़ देते हैं। आप जानते हैं पिछली बार हमने 2.5 चम्मच घोल दिया था, आधा चम्मच घुला नहीं था। इस बार हमने सिर्फ 1 ही चम्मच नमक डाला है पानी में। इसका मतलब वो पानी और नमक अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, लेकिन हमने डाला नहीं। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें और सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है उसके बाद और भी सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है पर आपने ऐड नहीं किया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहां से हमने अपने टॉपिक की आज शुरुआत की थी। अब आप समझ गए हैं कि आपके पास दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट, आपके पास सॉल्वेंट होता है। क्लियर? मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं आप 30 ग्राम सॉल्ट, ओके, 470 ग्राम पानी में मिला दीजिए। ओके, बहुत सिंपल है, हमने सॉल्यूट भी ग्राम्स में ही लिया है और हमने लिक्विड भी ग्राम्स में ही लिया है। आप बोलते हो ना 1 किलो दूध आ गया, या कुछ लोग बोलते हैं 1 लीटर दूध आ गया, तो ये 1 किलो और 1 लीटर को भी हम वेरीफाई करेंगे आगे एक क्वेश्चन में। अभी हम यहाँ इस क्वेश्चन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो 30 ग्राम आपके पास सॉल्ट है और 470 ग्राम आपके पास पानी है। इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें हमने 470 ग्राम आपका पानी मिला रखा है। क्लियर? ऊपर से मैंने इसमें 30 ग्राम सॉल्ट ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया, ऑब्वियसली 470 प्लस 30 कितना हो गया, 500 ग्राम्स। क्लियर? इतना समझ में आया? तो सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिए, वो सॉल्यूशन होता है। अब इसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले से क्या मतलब है जी? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एग्जाम में आप भी ऐसा शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज का शॉर्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर कंसंट्रेशन के लिए और सॉल्यूशन के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आपकी बुक में अमाउंट ही लिख रखा है तो आप कंफ्यूज ना हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर नीचे वाला केस लेते हैं जहां पे हमने 30 ग्राम सॉल्ट लिया था, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिखोगे आप, 30, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखोगे, 470 नहीं लिखोगे, क्योंकि 470 सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्वेंट था। गुड, आप क्या लोगे, 470 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 500। ओके, ये भी ग्राम्स में था और ये भी ग्राम्स में था। तो जब आप ये फॉर्मूला लगा देते हो तो आपको पता चल जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है। आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट टर्म भी इस्तेमाल किया है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
कितना सॉल्वेंट लिया गया है वो भी आप, अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, तो आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? ओके, आपकी किताब में एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसको थोड़ा डिफर हो सकता है। यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि उन लोगों ने क्या किया है। कंसंट्रेशन को दो तरीके से इन्होंने आपके फॉर्मूले बनाए हैं, दो तरीके से इन्होंने नापने की कोशिश की है। वो क्या है? एक तो है मास बाय मास परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मैं ये लिख देती हूँ। दूसरा है सेकंड प्लस, ये अलग है, ओके, दिस इज अ डिफरेंट वन। सेकंड क्या है? दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड क्या है? मास बाय वॉल्यूम, यहां परसेंटेज लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, ये दोनों एक ही हैं। क्लियर? अब मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन निकालो मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से, या बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज वेरी सिंपल। हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जहां आपसे पूछा जाए कि मास बाय मास परसेंटेज निकालो, इसका मतलब सॉल्यूट भी आप मास में लोगे और सॉल्यूशन भी आप मास में लोगे। इसका एक एग्जांपल बताती हूँ पहले, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको अभी जो कंसंट्रेशन समझाया था तो वहां बोला था कि मान लीजिए आपने 30 ग्राम सॉल्ट लिया। क्लियर? तो इसका मतलब 30 ग्राम सॉल्ट क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट। और आपने जो लिक्विड लिया ना उसको लीटर्स या मिलीलीटर्स में डिफाइन नहीं किया, उसको किस में डिफाइन किया था? ग्राम्स में। 470 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे ये क्या है बच्चों, अदरवाइज सॉल्यूशन के लिहाज से ये क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो मास है वो भी ग्राम में है, सॉल्यूट का जो मास है वो भी ग्राम्स में है। ओके, दोनों मासेस हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ। सॉल्यूशन मतलब 470 प्लस 30, यहाँ पे 500 लिखेंगे हम, ऊपर आप लिखोगे 30। इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे, अभी मैं फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। ओके, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब हो गया, आप अब समझ गए होंगे। मास, वही आप पीछे चलते हैं, 30 ग्राम सॉल्ट लिया था, सॉल्ट, ठीक है। अब क्योंकि ग्राम में है ना, तो किलो की जगह हम लोग क्या लेंगे, अगर किलोग्राम में होता तो हम लीटर लेते, अब क्योंकि ग्राम्स में तो हम क्या लेंगे? मिलीलीटर। अगर आप 470 ग्राम ऑफ वाटर की जगह 470 मिलीलीटर ऑफ वाटर लिखते हो, समझ रहे हो? पिछली बार हमने दोनों ही ग्राम्स में बोले थे, अभी हमने क्या किया है? ग्राम्स की जगह मिलीलीटर का यूज किया है। ओके, तो मिलीलीटर का मतलब आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, इसका मतलब ये हो गया आपका वॉल्यूम। ओके, वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। कंफ्यूज होने की बात नहीं है बच्चों, जिसमें मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है ना, तो यहाँ पे पानी क्या है? सॉल्वेंट। पर क्योंकि यहाँ पे हमने पानी के साथ ग्राम वर्ड यूज नहीं किया है, किलोग्राम यूज नहीं किया है, हमने मिलीलीटर, तो मिलीलीटर या लीटर अगर आप बोलते हो तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे वॉल्यूम। फॉर्मूला वही रहेगा जो पिछली बार था। वो क्या था फॉर्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप क्या लिखोगे? यहां लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, जो आपका कितना दे रखा था? 30 ग्राम। क्लियर? और नीचे क्योंकि इस समय आपको सॉल्वेंट मिलीलीटर में दे रखा था, तो मिलीलीटर या लीटर मतलब वॉल्यूम,
आप नीचे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके बच्चों, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों को पानी की कितनी मात्रा दी गई थी? 470 मिलीलीटर। लेकिन वो 470 मीटर क्या था? सॉल्यूशन था? नहीं, सॉल्वेंट था। गुड, सॉल्वेंट था। और यहाँ लिख रखा है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? इस 470 में इस 30 को ऐड कर देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ग्राम्स में और ये मिलीलीटर में है तो। हाँ, अगर वो किलोग्राम में और ये मिलीलीटर में होता तो हम चेंजेस करते। क्लियर? यूनिट चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते या इसको चेंज करते या इसको चेंज करते। पर अभी तो ये भी छोटी यूनिट में है ग्राम्स में और ये भी छोटी यूनिट में है मिलीलीटर में। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनका सम कितना आएगा? यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आ जाएगा 500। ओके, तो हम लिख देंगे 30/500। तो जो भी हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका परसेंटेज। आई होप दिस इज क्लियर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है। उस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्मूले से पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वो पूछेंगे आपसे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वो पूछेंगे आपसे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है। तो अगर सॉल्यूट मास में दे रखा है तो आप फॉर्मूला लगाइएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर सॉल्वेंट भी मास में दे रखा है तो आप लिखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। आंसर आ जाएगा आपका। और वहीं अगर आपको ये मास जो है जो आपका सॉल्वेंट है वो मिलीलीटर में लिख रखा हो या लीटर में लिख रखा हो तो आप मास की जगह क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे वॉल्यूम। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक एग्जाम्पल क्योंकि दे चुकी हूँ, इसलिए हम जो क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उसको सॉल्व करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजोगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बेहिचक मुझसे पूछिएगा, ठीक है? आज का हम छोटे छोटे लेक्चर्स ले रहे हैं क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। We are not in a hurry. Chemistry is a beautiful subject. It needs to be understood. Okay. If you have any problem, do ask me. इसके आगे के lectures में हम आगे के chapter को cover करेंगे। तब तक आप रखिए अपना पूरा ख्याल, खुश रहिए और यकीन रखिए you can reach your goal if you have the will. God bless you. Bye.